हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूं। ये हमारी सीरीज चल रही है पूरी जीएस जीए की। पूरा मैं आपको जनरल अवेयरनेस कवर करा रहा हूं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, मेरा टारगेट ये है कि आपको विद इन 40 to 50 क्लासेस मैं आपको एक प्रॉपर रिवीजन दे दूं जनरल अवेयरनेस का, स्पेशली फॉर जो जिनका एग्जाम आने वाला है, जैसे एफकैट हो गया, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी की डेट आ चुकी है। 14 से 18 फरवरी के बीच में एग्जाम हो सकता है, टेंटेटिव डेट है। 14 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा और ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक भी आ चुका है। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम भी होना है। जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये वाले क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चंस उठाए हैं, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का इस साल का एग्जाम हो, क्वेश्चंस मैंने वो उठाए हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस मैंने सारी कवर करी है, हर एग्जाम के लेवल तक की, जो एसएससी तक के हैं। और मैं लेके चल रहा हूं आपको टॉपिक वाइज। अभी तक हमारा इंडियन पॉलिटी 8 लेक्चर्स के अंदर, ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है, लेकिन आप लो एक बार उन लेक्चर्स को लेके देखो, आपको तब समझ में आएगा कि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगी और आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, हमारा कोर्स अब पूरा हो रहा है, तो रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दो, इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको रोज नोटिफिकेशन मिलती है, अगर आपने नहीं कर रखा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अब शुरू कर रहे हैं आज हम हिस्ट्री से। पॉलिटी में कल मैंने आर्टिकल, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवाए हैं। और मैं यहां पे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, जो पेपर में बार बार रिपीट होती हैं चीजें, वही मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, क्योंकि अपने आप में एक रिवीजन कोर्स है। मैं कोशिश करता हूं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस दूं, इसलिए हम यहां पे प्रिंटेड क्वेश्चंस कम कवर करते हैं, ज्यादातर चीजें मैं आपको यहां लिखवाता हूं और आपको पेन और कॉपी साथ लेके बैठने, अपने नोट्स अलग से बनाने हैं। सब्जेक्ट वाइज हमारा कोर्स चल रहा है। अब शुरू कर रहे हैं हम हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री से हमारा शुरू होने वाला है आज का लेक्चर। Indus Valley civilization is dash years old and extends to the lower part of the Gangetic Valley in south and till Malwa in North India। अब ये जो है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसने बात करी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हम सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आपको एक बार में फैक्चुअल बेसिस पे लिखवा दूंगा, और इसको इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी कॉपी में लिख लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो बार बार रिपीट होते हैं। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी पाई जाने वाली सिविलाइजेशन। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं इंडिया की, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं। इससे पहले पैलियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज थी, न्यूलिथिक एज थी, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हमने खाली एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़नी है। इंडस नदी के किनारे बसा हुआ, यानी कि जो नदी, ज्यादातर इंडस का एरिया वैसे ये निकलती तिब्बत से है, होती जम्मू कश्मीर से होती हुई ज्यादातर एरियाज का पाकिस्तान में बहता है, पाकिस्तान से होती हुई है ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी के अंदर। अब इंडस वैली के, इंडस की जो वैली है, इंडस नदी के किनारे जो ये सभ्यता सेटल हुई थी, तो ये इंडस नदी के किनारे हुई थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ये वाला टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे नाम किसने दिया था? तो इनका नाम था जॉन मार्शल। ये आता है आपका पेपर में क्वेश्चन, जॉन मार्शल। ये बात आप भूलोगे नहीं, कॉपी में लिख लो ऐसे के ऐसी। दूसरी बात, आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इसका टाइम पीरियड क्या था? तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन हमने वो पढ़ना है जो पेपर में मानी जाएगी। तो पेपर के हिसाब से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है? बीसी, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। तो ये टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज, इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी, किसने डिस्कवर करी थी, तो वो जान लेते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली कहां कहां पे हुई थी। तो एक तो पूरा वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान। अब उसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती थी, देखो इंडिया के अंदर तो गुजरात का एरिया, ठीक है, उसके बाद में राजस्थान, वेस्टर्न यूपी तक ये जा रहा था, इतना एरिया कवर करता था ये। उसके बाद में पंजाब, फिर आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंध का एरिया, सिंध,
बलूचिस्तान, ये सारा एरिया था जो मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करता था। तो इसके अंदर ही सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो हमने पढ़नी है। मोटा मोटी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वेस्टर्न इंडिया से लेके पूरा पाकिस्तान ये सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में माना जाता था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन पहले तो देख लो कैपिटल सिटीज कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली एक्सकेवेटेड साइट थी ये हड़प्पा। हड़प्पा ये कैपिटल सिटी थी, साथ में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये जो था ये सिंधी वर्ड है मोहनजोदड़ो, और ये जो है इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। इस सिटी के अंदर एक सिटाडेल होता था जहां पे एक अलग क्लास रहती थी, ऊपर रहते थे वो लोग, हमने पढ़ना है जो पेपर में आएगा। पहले ये देख लो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद में और क्या आपको नाम याद रखने हैं इससे, दूसरा तीसरी इंपॉर्टेंट साइट है लोथल, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखनी है बनवाली, बनावली, बनवाली कुछ भी कह सकते हो, ये हिसार में पड़ते हैं, अभी बताऊंगा कौन सी कहां पे है। फिर आप याद रख लो सुटका गेंडोर, ठीक है। एक आप याद रख लो सुरकोटडा, ये दोनों एक से नाम लगते हैं लेकिन अलग अलग है। ये गुजरात में है, ये पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे एक पोर्ट सिटी थी सुटका गेंडोर। बनवाली हो गया। एक आप लिख लो कालीबंगन, बैंगल्स के लिए फेमस थी, कालीबंगन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप कर लो राखीगढ़ी, ये मैं इंपॉर्टेंट साइट्स बता रहा हूं आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी पहले इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट थी। अगर पूछ ले पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी थी, तो थी वो ये मोहनजोदाड़ो, और ये पड़ती है पाकिस्तान के अंदर, लार्जेस्ट साइट है, और ये भी पाकिस्तान में। अब अगर पूछ ले इंडिया की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो कई बार आपको ऑप्शन में मिलेगा राखीगढ़ी, लेकिन मानी जाती है धोलावीरा। धोलावीरा सबसे लेटेस्ट और लार्जेस्ट साइट है जो इंडिया में पाई गई थी। अब इसके अलावा इनको एक एक करके पढ़ेंगे, देखते हैं किसके कहां पे आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो अब हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, इनकी खोज करी थी, इनको एक्सकवेट किया गया था 1921 में, और किसने किया था, उनका नाम पेपर में बार बार आता है, तो उनका नाम था दयाराम साहनी। आपको मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंटेंट दूं, ना कि हौच पौच करके आपको कहीं से भी मैं क्वेश्चन उठा दूं और फिर आपको वो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होगी। ये मैं वैसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो थोड़ी सी मैं स्पीड में जरूर दे रहा हूं, क्योंकि हमारा रिवीजन कोर्स है, एग्जाम सर पे हमने जल्दी कवर करना है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में अपनी कॉपी में लिखोगे, आपको खुद को याद करने में आसानी होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे अपने तक मत रखा करो, इसे ज्यादा से ज्यादा आगे किया करो। हमारे एंड से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे, आपके एग्जाम रेलेवेंट। हमारा मेन टारगेट है, हमने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमने ये बात बताई। हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है रावी नदी के किनारे, ठीक है। रावी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। दयाराम साहनी ने खोज करी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो ये सवाल आपका हड़प्पा से बनता था, और बर्न्ड ब्रिक से इसके हाउसेस होते थे, और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी अभी मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी साइट्स पकड़ लेते हैं मोटी मोटी। अब आ जाते हैं सबसे लार्जेस्ट साइट पे। तो सबसे जो लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदाड़ो, वो उसका क्या है कि ये सबसे लार्जेस्ट साइट है और ये पाकिस्तान में पाई जाती है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये इंडस नदी के किनारे है, वो रावी नदी के किनारे थी। इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी रखाल दास बैनर्जी जी ने। बैनर्जी, ये दो नाम तो आपको ध्यान रखने हैं, बेशक आगे के रखो ना रखो, एक तो दयाराम साहनी और एक है रखाल दास बैनर्जी। और ईयर कौन सा था जब इन्होंने इसको खोजा, तो सबसे पहली एक्सकवेटेड साइट हड़प्पा थी, उसके अगले साल फिर रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी। इसको क्या क्या बोला जाता था, एक तो इसे कहा जाता था माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, ये लिख लो। एक ये सबसे लार्जेस्ट साइट थी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, लार्जेस्ट साइट थी ये, ठीक है। उसके बाद में यहां पे और क्या मिला था, यहां पे मिली थी ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ। ये एक तरह का
बड़ा सा आप वो कह सकते हो कि एक बड़ा सा पूल, बड़ा सा स्विमिंग पूल ये यहां पे एक्सकवेट किया गया था। ग्रेट बाथ, अब ये किस कल्चरल इवेंट के लिए यूज होता था ये आज तक नहीं पता लगा, लेकिन ये ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, माउंट ऑफ द डेड, लार्जेस्ट साइट, ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि यहां पे आर्टिफिशियल बंदरगाह, आप खुद देखो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर रहे हैं। तो लोथल जो था, लोथल, पहले ये जान लो कि लोथल की खोज किन्होंने करी थी, किन्होंने एक्सकवेट करा था, तो उनका नाम था SR राव। ये नाम इंपॉर्टेंट है। लोथल आर्टिफिशियल एक सी पोर्ट कह सकते हो, डॉकयार्ड मिला था, ये है आपका गुजरात में। और इससे कई बार पेपर में टिपिकल सवाल ये बनता है कि किस नदी के किनारे है, तो इस नदी का नाम है भोगावा। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है भोगावा नदी? ये साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि गल्फ ऑफ खंबत में जाके ड्रेन हो जाती है। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ड्रेनेज सिस्टम में से भी बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन, आर्यन पीरियड, फिर मौर्य सिविलाइजेशन, मौर्य जो किंगडम आया था, और ये सारी जो चीजें हैं ये सब मैं एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करूंगा। लेकिन हमने पढ़ना उतना है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, ना कि मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं जो आपके एग्जाम रेलेवेंट ना हो। पढ़ाने को हम इसके अंदर बहुत डीप जा सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाई कर रहे हैं। देखा जाए तो आपके रेलवे के पेपर हो गए, एफकैट के पेपर हो गए, आपके एसएससी के पेपर हो गए, जो मेन जहां पे हिस्ट्री के अंदर वो लोग फोकस करते हैं वो करते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादातर। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। तो हमने क्या पढ़ लिया? लोथल। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी ऐसी थी कि जहां पे सी पोर्ट थे, जो कि बंदरगाह थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक तो लोथल, एक आप ध्यान रख लो सुटका गेंडोर, एक कर लो आप बालाकोट, एक आप कर लो कुंतासी। ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये तो थी लार्जेस्ट साइट ऑफ होल इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम पूछें कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया कौन सी थी, तो वो अभी लार्जेस्ट और लेटेस्ट साइट है, जिसे कहते हैं धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी खोज करी गई है जेपी जोशी द्वारा। जेपी जोशी ने इसे एक्सकवेट किया था, जेपी जोशी। अगर इसके बाद पूछे तो सेकंड लार्जेस्ट साइट बनती है राखीगढ़ी। इस टाइम पे बड़ी ही तरीके से टाउन प्लानिंग हुआ करती थी, रास्ते 90 डिग्री पे कट करते थे। ये हो गई इनकी टाउन प्लानिंग की बात। लेकिन कहां से सवाल बनता है? पहली चीज आप ये जान लो कि इनके टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। इस टाइम पे क्वेश्चन ये बनता है किसकी पूजा करी जाती थी, तो पशुपति महादेव की। पशुपति भगवान पशुपति महादेव की। किनकी नहीं करी जाती थी, यह भी सवाल आपके पेपर में बना है, तो विष्णु जी की। इनकी पूजा नहीं करी जाती थी इस टाइम पीरियड में, समझ गए। दूसरी चीज, इनके टाइम पे फेमस क्रॉप्स कौन सी थी, तो वो थी वीट और बार्ले। वीट और बार्ले। राइस के भी एविडेंस मिले हैं लोथल के अंदर, ऐसे एरियाज के अंदर, लेकिन वीट और बार्ले सबसे मेन क्रॉप्स थी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आखिरी होगी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्या है वो, कि आपको मैंने ये बता दिया, वीट और बार्ले बता दिया, आपको ये बता दिया मैंने कि कौन से भगवान की पूजा करी जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। तो कई बार आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये ब्रॉन्ज एज था, टिन और कॉपर को मिला के, ठीक है, ये ब्रॉन्ज बनाया गया। और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। आयरन की खोज अब तक नहीं हुई थी। जब आयरन की खोज हुई, लोगों ने इतने बढ़िया इंप्लीमेंट्स उस टाइम पे बना लिए, इतने बढ़िया औजार बना लिए कि उन्होंने जंगल को काटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने जो है आर्टिलरी बनानी शुरू कर दी, और इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद बन गए उसी आयरन की हेल्प से, कि मेन किंगडम्स बनने लग गए थे। अभी तक आयरन की खोज नहीं हुई थी, उसी के बाद में प्रॉपर सेटलमेंट शुरू हुआ था, समझे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप मैंने आपको कम से कम एक क्वेश्चन की हेल्प से, कम से कम भी आप कैलकुलेट कर लेना, 15 से 20 क्वेश्चन मैंने यहीं करा दिए इतने कम टाइम में। मैं चाहता इसको मैं बहुत लंबा खींच सकता था, लेकिन मैंने आपको अभी एंशिएंट हिस्ट्री करवानी है, फिर मैं आपको मिडीवियल पे लेके जाऊंगा, फिर मॉडर्न पे लेके जाऊंगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम उतना फोकस करेंगे।
इस टॉपिक से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी जो बार बार पूछी जाती हैं, तो हमने वो कवर कर ली। तो अब वो पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड क्या था, तो अभी बताया ना 3rd सेंचुरी 2500 बीसी माना जाता है, तो ये पड़ गया आपका 3000 बीसी के आसपास की बात है ये। तो ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इसका टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 बीसी, व्हाट डू वी कॉल देम टुडे। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास की गई थी, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि इस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहां कहां पे फैला हुआ था। तो मैंने आपको सारे एरियाज बताए थे, उनमें से मैंने आपको मोटा मोटी बताई थी कि वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तो आपका आंसर बन जाएगा ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वाले क्वेश्चंस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको एक प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाओगे तो आई डोंट थिंक कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये नोट्स जब आप खत्म कर लोगे, आपने जो बच्चे इसको शुरू से फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटी को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता लग रहा होगा कि पॉलिटी को हमने कितना डिटेल्ड में कवर करा है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रेलेवेंट है पॉलिटी। कल लेक्चर आया है, उसके अंदर मैंने एक ही लेक्चर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ऐसे मैंने हाथ से लिखवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं टॉपिक वाइज, अमेंडमेंट्स, शेड्यूल्स जो इंपॉर्टेंट है वो खुद लिखो, रिवाइज करते रहो उसको, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, जो जिनका एग्जाम जैसे एफ कैट आने वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर्स बड़ा हेल्पफुल होने वाले हैं। जब हमारी हिस्ट्री खत्म होगी हम ज्योग्राफी टच करेंगे, स्टैटिक जीके पे जाएंगे। अगर आपका सपोर्ट बना रहता है तो, अभी सब्सक्राइबर्स कम है, आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, बच्चे आएंगे, तो एज अ टीचर हमें भी अच्छा लगता है कि हम अपना और एफर्ट डालें, इससे ज्यादा एफर्ट डालें। अभी भी मैं कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ रहा हूं, तो जो बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं वो अच्छे से उठाओ, ढंग से पढ़ो और इन चीजों को बार बार रिवाइज करो। What was the most important feature of the Indus Valley civilization? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग्स जो थी उस टाइम पे बर्न्ड ब्रिक्स से, तो ब्रिक्स से घर बने होते थे, काफी एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है ये। तो उस टाइम के हिसाब से आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए, लेकिन इतना प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ ये लोग चलते थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आयरन एज सिविलाइजेशन नहीं था, कॉपर एज भी नहीं था, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। उसी क्वेश्चन से हमने सारी बातें कवर कर ली। द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदाड़ो इन डैश इज माउंड ऑफ डेड। अभी बताया था मोहनजोदाड़ो को माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है, इसका मतलब ही माउंड ऑफ डेड होता है, और ये जो वर्ड है इस सिंधी में कहा जाता है। तो आपका मोहनजोदाड़ो नाम का डैश में मुर्दा का टीला है, सिंधी में मुर्दा का टीला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट वर्शिप। मैंने आपको बताया था किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा नहीं करते थे। तो शिव की करते थे, पिजन की भी, इनके जो पशु दिखाए गए हैं उसके अंदर पिजन है, स्वास्तिका की पूजा होती थी, लेकिन विष्णु जी की पूजा नहीं होती। तो आपको करेक्ट आंसर विष्णु हो जाएगा। विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी उस जमाने में। ये है हो रही है बात, आप इमेजिन करो 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में। इसके बाद फिर आर्यंस आए और आर्यंस आ गए। ओल्डेस्ट वेदा इज, सबसे पुराने वेद कौन से हैं। अब ये आपका आर्यन एज शुरू हो रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनने वाले जो मोस्ट रिपीटेड सवाल थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अब आ जाते हैं आर्यन एरा पे। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या सवाल बनेंगे, बेसिकली जो आर्यन एज है, ये जो एज है इसके अंदर से आर्यन सिविलाइजेशन में से वैदिक एज इसे बोला जाता है, वैदिक एरा आप इसे कह सकते हो। इस टाइम पे जो लिटरेचर था वहां से आपके मेन सवाल बनते हैं, और कहीं से भी पेपर में आपके बहुत रेयर होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके उस टाइम के आपसे पॉलिटी पूछ ले, एडमिनिस्ट्रेशन पूछ ले, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। यहां पे हम फैक्ट बेस्ड चीजें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आर्यंस कहां से आए थे, पहली चीज आप ये जान लो कि कंसेंसस किस पे बना। सारे हिस्टोरियंस ने बैठ के जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा गया, जो आपकी किताबों में लिखा है, जो आपको पढ़ के जाना है पेपर में, तो आर्यंस माना जाता है कहां से आए थे। तो ये सेंट्रल रशिया कह सकते हो आप, सेंट्रल रशिया, या फिर ईस्ट ऑफ एल्प्स, एल्प्स की पहाड़ियों के पूर्वी तट से, वो पूर्वी तरफ से, ईस्ट ऑफ एल्प्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आर्यंस आए थे यहां से। वैदिक एरा का टाइम पीरियड आपको क्या ध्यान रखना है, ये लिख लो कॉपी में।
इसमें भी अर्ली वैदिक एरा था, लेटर वैदिक एरा था, उसके बाद में फिर जनपद जो महाजनपद एरा था वो शुरू हो गया था, फिर मगध एम्पायर सेटअप हो गया था, इसके बाद में हम बुद्धिज्म जैनिज्म देखेंगे। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं, सबसे पहले समझो हड़प्पा वैदिक सिविलाइजेशन जो आर्यन सिविलाइजेशन है, इसके बाद में महाजनपद से जो आपका मगध किंगडम था उसके अंदर हरियंग डायनेस्टी वगैरह ये सारी थी, उसके बाद में आपका मौर्य डायनेस्टी आई, बीच में बुद्धिज्म जैनिज्म से, इन सब से। और बेसिकली आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आर्ट एंड कल्चर, इस टाइम पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुई, उस टाइम की पॉलिटी किस तरह, उस टाइम पे मतलब कि बेसिकली टेम्पल्स कौन कौन से थे, क्या क्या चीजें लिखी गई, कौन सी मान लीजिए इंडिका किताब किसने लिखी, इस टाइप के सवाल बनते हैं आपके पेपर में। तो वो सारे हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते चलेंगे। आर्यन एज मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैदिक एरा से आपको मेन क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है उस टाइम का लिटरेचर, जो कि हमारे हिंदू धर्म का एक, जो हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे टेक्स्ट माने जाते हैं। तो ये है ऋग्वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेदा, ठीक है, उसके बाद में सामवेद, फिर है यजुर्वेद, अभी सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं कि पेपर के हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है। फिर है आपका अथर्ववेद, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना। सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद, तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है आर्यन सिविलाइजेशन का, तो वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेद जो है इसे बुक ऑफ हाइम्स भी बोलते हैं, HYMNS, इनका मतलब होता है भजन, ठीक है। इसमें कितने हाइम्स हैं तो वो नंबर आपको ध्यान रखना है, 1028 पेपर में पूछा जाता है, इसमें नंबरिंग भी जरूरी है इसलिए ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें मंडल कितने हैं बोले तो पार्ट्स, तो ये 10 मंडल हैं, इसमें 10 मंडला। अब जो इसका थर्ड मंडल है वो आपको ध्यान रखना है, थर्ड वाले में, थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है गायत्री मंत्र। यही तो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में बनते हैं, हम खाली वही टारगेट करेंगे जो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र लिखा किसने था, तो वो थे विश्वामित्र, विश्वामित्र, इतना लिख लो पहले कॉपी में, गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा था। तीसरे मंडल के अंदर है, ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स हैं और 10 मंडल हैं। अब ऋग्वेद के अंदर अब एक एक करके आएंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा आप अपने नोट्स खुद बनाओ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऋग्वेद की पहले बात करते हैं। ऋग्वेद को रिसाइट किसने करा था, तो उनका नाम था होत्री, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद की रेसिटेशन इसने करी थी। अब ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, 10th मंडल में पुरुषा सुक्ता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम जो है वो 10th मंडल में है, जिसमें 4 कैटेगरी में सोसाइटी को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 10th मंडल में मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आता है। ऋग्वेद से बनने वाले सवाल यही हैं जो आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, एफकैट, एसएससी, इन सब एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम फैक्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि इससे बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 99% चांस है अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं में से बनेगा, इससे बाहर जाने के चांस बहुत माइन्यूट होते हैं। अब आ जाओ, ऋग्वेद मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लो। आप देखो सामवेद, आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक बता रहा हूं। सामवेद, सामवेद को बोला जाता है बुक ऑफ चैंट्स, बुक ऑफ चैंट्स। इसको रिसाइट करा था उदगात्री, उदगात्री, ये नाम जरूरी है, उदगात्री, UDGATRI। बुक ऑफ चैंट्स बोले तो ये म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड है। तो आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा वेद है जो पूरी तरह से संगीत की तरफ डेडिकेटेड है, म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड है। इसका आंसर तो आपको मिल गया, ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद। म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड है सामवेद। और सामवेद के अंदर जो है आपको, ये तो इंडियन म्यूजिक यहां से निकला है म्यूजिक के लिए। फिर ध्रुपद राग आपसे पूछ लेता है कौन से वेद में मिलता है, तो वो यहीं मिलता है, ध्रुपद राग, ध्रुपद राग।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसे कॉपी में ऐसे का ऐसा नोट कर लो। सामवेद से बनने वाले सवाल मैंने कवर करवा दिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सामवेद हो गया, अब आप लिख लो अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद भी दो टाइप का होता है। यजुर का मतलब होता है बेसिकली सैक्रिफाइस। यजुर्वेदा, उसके अंदर कृष्णा यजुर्वेदा, यजुर्वेदा, शुक्ला यजुर्वेदा, इतना डीप अभी नहीं जाएंगे, बेसिकली ये कर लेते हैं जो पेपर में सवाल बनता है। यजुर्वेदा जो है इनको रिसाइट किया था अध्वर्युस ने, ऐसे लिख लो ADHVARYUS, अध्वर्युस। यजुर्वेद के अंदर क्या है, यजुर्वेद इज अ बुक ऑफ सैक्रिफाइजल प्रेयर्स, मतलब सैक्रिफाइस करने के टाइम पे जो प्रेयर्स गाई जाती थी वो सब इसमें है। बुक ऑफ सैक्रिफाइस बोल सकते हो, सैक्रिफाइजल प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर्स। सबसे शुरू के 3 वेद ये है। उसके बाद में आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद होती है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, जो आपका जादू वगैरह ये सारी चीजें हैं, टोटके जो हैं वो सब इसमें है, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। इसी तरीके से कॉपी में नोट कर लो, आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था लिटरेचर। इसके अलावा और क्या लिटरेचर है आर्यन पीरियड से, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे धर्म के अंदर, हमारे ग्रंथों में लिखा है, वो है रामायण। रामायण जो है इसको आदि काव्य भी कहा जाता है, आदि काव्य, और इनको लिखा था वाल्मीकि जी ने संस्कृत में। रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास ने। रामायण, अधिकाव्य, वाल्मीकि, ये सवाल हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे और क्या सवाल बनता है, इन 4 वेदों का अगर आप बोलो निचोड़ क्या है, एट द एंड जो इंडियन फिलॉसफी जहां से इंस्पायर हुई है वो है उपनिषद। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उपनिषद। अब उपनिषद बोले तो इसे वेदांत भी बोला जाता है, मतलब वेदों का अंत, मतलब सब कुछ इसमें है, इसके अंदर सारे वेदों का सार आप कह सकते हो। और वेदांत फिलॉसफी को पूरे वर्ल्ड में प्रचलित किसने किया था, तो वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी। तो वेदांत फिलॉसफी उन्होंने वर्ल्ड में फैलाई थी। फिर वो रीजनल पार्लियामेंट में भी बैठे थे 1793 शिकागो के अंदर, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद की फिलॉसफी, उपनिषद के आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि टोटल उपनिषद हैं कितने, तो आपको ऐसे ऑप्शन में मिलेगा 108 11, मतलब कि है तो 108 लेकिन ऑथेंटिक माने जाते हैं 11। इससे एक सवाल और बन सकता है कि ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, तो वो है छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य, ठीक है। ये सवाल आपके पेपर में बन जाता। इस तरीके से हमने लिटरेचर सारा कवर कर लिया। कुछ रह गया, हाँ रह गया, पुराण आपसे पूछ सकता है कि कितने पुराण हैं, पुराणस कितने हैं, 18 हैं। इसमें से सबसे ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है, ये पेपर में कई बार बनता है क्वेश्चन, तो इसका नाम है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ये भी अपनी कॉपी में ऐसे का ऐसा लिख लो। एक आपसे कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है जो आपके पेपर में रिपीट होता है, ज्यादा से ज्यादा उससे आपको ये पूछ लेगा, जैसे कि अरण्यकाश है। अरण्यकाश क्या है, अरण्यकाश ये सब श्रुति हैं। श्रुति बोले तो एक कान से दूसरे कान में लोगों ने ये बातें आगे ये ज्ञान को बढ़ाया है। अरण्यकाश फॉरेस्ट में लिखी गई, फॉरेस्ट में, तो ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे जो हर्मिट्स होते थे, जो साधु संत होते थे, उन्होंने मेडिटेशन पे फोकस करके इसको अरण्यकाश में अंदर उसका मेंशन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था, जो भी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, वैदिक लिटरेचर से, वैदिक पीरियड से आपके ये सवाल बन सकते थे। मैंने आपको एक बार में सारे कवर करवा दिए हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास टेल्स अबाउट मैजिकल रिचुअल्स एंड कैप्टिवेशन। अभी बताया था मैजिकल रिचुअल से कौन सा रिलेटेड है, तो अथर्ववेदा। सामवेदा किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से, है ना। ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, बुक ऑफ हाइम्स, बोले तो भजन। मेन सबसे ओल्डेस्ट ये है। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइजल प्रेयर्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, अथर्ववेद। इसे लिख लो अपनी कॉपी में। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं बेस इंग्लिश लेके चल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी समझ में आ रहा होगा जो हिंदी में पढ़ रहे हैं,
और जब आप रेलवे का एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, रेलवे एनटीपीसी में तो इस बार ऐसा देखा गया कि जिन बच्चों ने हिंदी ऑप्ट करा था उनके पास तो ऑप्शन था इंग्लिश में जाने का, लेकिन जिन्होंने इंग्लिश करा था वो हिंदी में क्वेश्चन को नहीं देख सकते थे। तो हिंदी वाले बच्चों का फायदा हो गया। तो हिंदी में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत आनी चाहिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे हो तो आप इंग्लिश भी एज अ सब्जेक्ट देते ही होगे एसएससी में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिस्क्राइब म्यूजिक, बता चुका हूं मैं अभी, सामवेद। देखा, एक ही क्वेश्चन से हमने सब टारगेट कर लिया। इस चैप्टर में से मैं आपको टोटल 100, 150, 300 आप जितने बोलो उतने क्वेश्चन में ला सकता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, आपका टाइम ही किल होता। क्योंकि अगर हम इस तरीके से टॉपिक कवर करने लगे तो ये रिवीजन लेक्चर जो हैं आपके कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारा रिवीजन कोर्स है और इसके अंदर हम बहुत अच्छी स्पीड से चलते हुए आपके सारे टॉपिक्स को टच कर लेंगे कि पेपर जाते टाइम आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, अब हमारी तैयारी है एक अच्छे लेवल की। What is the meaning of यजुर इन यजुर्वेद? जो बच्चे एफकेट का पेपर देने जाते हैं उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के डाला है, आप नीचे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी एफकेट की नोटिफिकेशन डाली है और ये भी बताया है कि आपको इस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करना है। मेरा खुद का अच्छा एक्सपीरियंस है उसके अंदर, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। एएफएसबी के बारे में भी मैंने कुछ बातें बताई हैं उसके अंदर, और इस एग्जाम को किस तरीके से तैयार करना है वो भी बताया मैंने आपको, जाके देखो। और वो इस कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेदा? तो मैंने आपको बताया था बुक ऑफ सैक्रिफाइसर प्रेयर्स। तो सैक्रिफाइस, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो वो है बलिदान। ये मैं आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट उपनिषद। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो उपनिषद मैंने आपको बताया था सबसे ओल्डेस्ट चंदोग्या उपनिषद है ना। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? चंदोग्या उपनिषद। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। इन द हाईएस्ट पीरियड of Aryan culture, the district of the Gangas Valley which were dash in number। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में, मतलब जब आर्यन संस्कृति was about to end, जब ये लोग अपनी पूरी किंगडम सेटअप कर चुके थे, गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए। तो कितने महाजनपद थे? अभी हम थोड़ा सा महाजनपद पीरियड देख लेते हैं। ये 6th सेंचुरी के आसपास की बात है, 6th सेंचुरी बीसी की। इसके बाद फिर बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध कंटेम्प्रेरी थे हरियंक डायनेस्टी के लीडर्स के साथ। अजात शत्रु हो गया, बिंबिसार हो गया। तो 6th सेंचुरी के टाइम पे आयरन की खोज हो चुकी थी और आयरन के जो रिजर्व्स थे वो बिहार झारखंड वाले एरिया के अंदर ज्यादा हुआ करते थे। आपको मैं बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं। तो आयरन जैसे ही आया, आयरन से इन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिए, लोगों ने जंगल काटने शुरू कर दिए। अपनी किंगडम्स, जो पहले नोमैडिक पीपल होते थे इधर से उधर जाना, लेकिन उन्होंने प्रॉपरली सेटल करना शुरू कर दिया। पूरी राज्य व्यवस्था, पूरा राज्य स्थापित हो गया वहां पे। तो इस टाइप की कितनी किंगडम्स थी उस टाइम पे जो बन गई थी? वो थी 16, नंबर में 16। लेकिन इसमें से जो 4 किंगडम्स हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं जो एक्सट्रीमली पावरफुल इमर्ज होके आई। वो है मगध, कोसाल, अवंती और वत्सा। इन 16 में से सबसे पावरफुल ये 4 निकल के आए क्योंकि इन पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज थे। आयरन के, आप कह लीजिए कि जो आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स थे इनके पास सबसे ज्यादा थे, हथियार इनके अच्छे थे। इनके एंड में आपस में पावर स्ट्रगल बना और उसके बाद में इसमें जीता कौन? मगध। तो मगध सबसे पावरफुल एम्पायर इमर्ज होके आया। किसके राज में? सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी बैठी थी? तो वो थी हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन थे? वो थे बिंबिसार। बच्चे इस नाम को बिंदुसार के साथ बहुत कंफ्यूज करते हैं। बिंदुसार मौर्य वंश के थे, बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी। तो ये था आपका मगध। फिर एंड में सबसे पावरफुल निकल के आया। और आगे की जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, वो हम मगध को ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के पढ़ते हैं। जो भी राज्य यहाँ पे बने, जो भी डायनेस्टीज यहाँ पे आई, और साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म जिस तरीके से साथ साथ ग्रो करा। फिर गुप्ता पीरियड आता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है। ये सारी चीजें मेरी कोशिश रहेंगी जल्दी से जल्दी आपको खत्म करा के हम फटाफट
मेडिवल हिस्ट्री पे आ जाए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो आज का, तो आई होप, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक करना, साइड में बेल आइकन होगा, उसे आप क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन रोज मिलेगा। मेरी क्लासेस रोज शाम को 4:30 बजे, ये टाइम आप नोट कर लो, कभी कभी 5 हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं 4:30 बजे मैं ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आपको चैनल पे रोज शाम को 4:30 बजे इस कोर्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। आपने अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।